आज सुबह मैं सोच रहा था साइको एनालिसिस के बारे में, और मेरे दिमाग में पहले फ्रॉइड का ब्रॉड आइडिया आया कि फ्रॉइड बिलीव्ड वी आर मेड आउट ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटीज़ जो अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इड इमेजिन करें, राइट, इड का क्या नीड है, इड को चाहिए चीज़ें और प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो फ्रॉइड के हिसाब से उसे केवल प्लेजर चाहिए, राइट, और ऐसा हमें सिखाया भी जाता है। व्हाट इफ वी थिंक अबाउट हंगर, जैसे कि ईटिंग फूड इज़ प्लेजरेबल, है ना, और फिर भले ही डिश एकदम सेम है पर वो खाना खा के कितना प्लेजरेबल रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन तुझे भूख कितनी लगी है। अगर पेट भरा हुआ है तो वो सेम इंग्रेडिएंट, सेम स्मेल, वो तुझे ट्रिगर नहीं करेंगे, पर अगर भूख लगी है देन यू आर अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, हम ये कह सकते हैं। तो मैं सोच रहा था ओके, वी आर मेड आउट ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, जिसमें लस्ट आता है, जिसमें थर्स्ट आता है, हंगर आता है, और वो सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एंगर आता है, वो इमोशंस आते हैं जो हम कह सकते हैं, ठीक है, तीनों लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो एक तरह से वो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में। नाउ थिंक अबाउट व्हाट युंग सेड भाई, कि आर्केटाइप्स होते हैं, और आर्केटाइप्स क्या होते हैं, जो तेरा कलेक्टिव अनकॉन्शियस है उसमें जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने आप को हमेशा मैनिफेस्ट करती हैं हमारी कॉन्शियस लाइफ में। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक आर्केटाइप होता है वाइज ओल्ड मैन, और वाइज ओल्ड मैन जो आर्केटाइप है वो हमें थ्रू आउट मिथ्स हर जगह मिला है, हर कल्चर में मिला है, और वाइज ओल्ड मैन हमेशा एक तरह से विजडम लाता है हमारे पास। तो इमेजिन कर कि जैसे किसी की लाइफ में काफ़ी फक्ड अप सिचुएशन आए, कितना कॉमन होता है कि उस फक्ड अप सिचुएशन से इंसान कुछ सीखता है और एक तरह की विजडम उस इंसान के अंदर आती है। तो वो इंसान फक्ड अप सिचुएशन में आया, हम जब फक्ड अप सिचुएशन में होते हैं तो हमारा एक ऑटोमेटिक नेचर बाहर आता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल गया। वो ऑटोमेटिक नेचर क्या अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग नहीं है जो तुमने बचपन से ही सीखा हो, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू डील विद अ सिचुएशन, पर वहीं से आपको आपकी विजडम भी मिलती है। तो उसका आइडिया मेन ये था कि अगर कोई सफरिंग लाइफ में है और अगर आप उस सफरिंग को स्टडी करो, यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ विजडम इन देयर। जिस तरह से कहा जाता है ना, वो नहीं थी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो ड्रैगन का नाम क्या था, सोरॉन तो नहीं था, सोरॉन तो मेन लीडर था, पर जो ड्रैगन था उसके पास क्या था, उसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था। और ये सेम मिथ हमें हर जगह मिलती है। तो अगर हम इमेजिन करें कि लाइफ की सबसे बड़ी सफरिंग या ऑब्स्टिकल एक तरह का ड्रैगन है, एक तरह का स्नेक है, तो जो हमारी विजडम है, जो हमारा गोल्ड है, वो भी वहीं पे लाई करता है, राइट। तो ये युंग ने कुछ अपना पर्सपेक्टिव बनाया था कि आर्केटाइप्स होते हैं और ये कॉमन है थ्रू आउट ह्यूमन बींग्स, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से। दैट लेड मी टू थिंक कि ये भी तो वो पर्सनैलिटीज़ ही हैं। जैसे अगर हम सोचें हर आदमी के अंदर की फेमिनिन साइड, वो एक पर्सनालिटी ही तो है, जिस तरह से हंगर एक पर्सनालिटी है, जिस तरह से थर्स्ट एक पर्सनालिटी है, वगैरह वगैरह, राइट। तो मुझे समझ आया कि ये सिमिलैरिटीज़ हैं उनमें। फ्रॉइड की एक थ्योरी में जो बहुत पुरानी थी, उसको थोड़ा सा मे बी डेवलप करके युंग ने भी सेम ही बात करी है कि कुछ स्पेसिफिक पर्सनालिटीज़ हैं जो हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में है उसके हिसाब से। तो मतलब पर्सनैलिटीज़ आर बेस्ड अपॉन योर डिज़ायर्स। पर्सनैलिटीज़ आर बेस्ड अपॉन योर डिज़ायर्स, कह सकते हैं, क्योंकि यू रियली थिंक अबाउट इट भाई कि इट्स नॉट जस्ट अनकॉन्शियस। क्योंकि मैं सोच रहा था कि व्हाट अबाउट कॉन्शियस पर्सनैलिटीज़, क्योंकि कॉन्शियसली भी हमारी एक पर्सनैलिटी थोड़ा ना है। व्हेन वी गो आउट हमारे डिफरेंट पार्ट्स बाहर आते हैं, राइट, एंड इट्स अप्रोप्रिएट, और वो सही चीज़ है। तो मैं सोच रहा था कि अच्छा ठीक है, कॉन्शियसनेस में भी तो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हमारी हो सकती हैं और उनमें भी कॉमन थीम्स हो। जैसे इमेजिन करें कोई इंसान अगर अफिलिएटिव है, तो अफिलिएटिव लोग होते हैं जिनको लोग पसंद है, जो कंपैशनेट होते हैं। उन लोगों के अंदर आपको पीपल प्लीजिंग मिलती है, तो वो पीपल प्लीजिंग भी तो एक पर्सनैलिटी है जो कॉन्शियस है, एंड मे बी उसके अनकॉन्शियस रूट्स भी हो, क्योंकि मानते तो यही है। मुझे तो दोनों की बात पता है, सिमिलर ही लगी है अलग अलग वर्ड्स में। यप, मोस्टली इट जो तेरा है वो तुझे बताता है तेरे अंदर की डिज़ायर। हाँ, तो इट तेरी एक तरीके से हंगर भी हो सकती है अंदर की, या कुछ भी हो सकता है जो तुझे चाहिए। उस बेसिस पे तू एक्ट करता है, और उस बेसिस पे जब तू एक्ट करता है तो वो तेरी पर्सनैलिटी बन जाती है। यप, दोनों का मेरे को लगता है वही बात है, सेम कहना चाहते हैं, बस डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। आई थिंक जो डिफरेंस, मैं एग्री करता हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मुझको सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं बहुत थिंकर्स में, पर एक जो डिफरेंस उनमें था ना, रेडिकल डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट, वो था कलेक्टिव अनकॉन्शियस का। फ्रॉइड बिलीव नहीं करता था कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस है, वो बिलीव करता था कि जो हमारा अनकॉन्शियस है वो हमारे खुद के एक्सपीरियंस से ही बना है। पर आई डोंट थिंक वो थ्योरी होल्ड करती है इतना ग्राउंड। आई थिंक कलेक्टिव अनकॉन्शियस डेफिनेटली है,
क्योंकि कल्चर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं थे बैक इन द डे, उन सब में कॉमन चीज़ें हैं ये। जैसे एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचे ना अगर भाई, तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस तेरा बायोलॉजी ही तो है, और बायोलॉजी में तो हमारी सेम चीज़ें होती हैं। और जब हमारा ये एब्स्ट्रैक्ट दुनिया सब्जेक्टिविटी जब बायोलॉजी पे बनी है, तो क्या सिमिलैरिटीज़ होंगी नहीं उसमें? सिमिलैरिटीज़ होंगी, ऑफ कोर्स सिमिलैरिटीज़ डेफिनेटली होंगी। एंड आई थिंक वही बात वहाँ पर है। मुझे जो कूल चीज़ लगती है वो ये है कि हमने साइकोएनालिसिस में फॉर एग्जांपल अनकॉन्शियस पे बहुत फोकस करा है, क्योंकि मेन टेनेट ये था कि अनकॉन्शियस से ही चीज़ें कॉन्शियस में आती हैं। पर आई थिंक वो काफ़ी वन साइडेड है, लगता नहीं है, बिकॉज आई थिंक कॉन्शियस से भी तो चीज़ें अनकॉन्शियस में जाती हैं, क्योंकि पर्सनल अनकॉन्शियस तो रियल शिट है। तो कॉन्शियसनेस को हमने मे भी इतना स्टडी करा नहीं है। जैसे यूंग बिलीव करते थे कि, पहली बात फ्रॉइड बिलीव करता था कि जो तीनों साइड्स हैं तेरी, सुपर ईगो एंड इड, वो तीनों लेवल पे एग्जिस्ट करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस पे। पर मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल तेरे कॉन्शियस पे है। जैसे ये मेरी पर्सनल थॉट है कि अनकॉन्शियस का नेचर धीरे धीरे ऊपर आके, और अनकॉन्शियस में सब है, कलेक्टिव वगैरह सब, अनकॉन्शियस का नेचर और कॉन्शियस का नेचर डिफरेंट है नहीं। हम बस उस चीज़ को कॉन्शियस बोलते हैं जहाँ पे सेंस ऑफ सेल्फ है, और सेंस ऑफ सेल्फ एक आर्केटाइप नहीं अपने आप में, सेंस ऑफ सेल्फ बिल्कुल आर्केटाइप है। अनकॉन्शियस एक तरीके से मसल मेमोरी भी तो हो सकती है। मसल मेमोरी 100%। एंड भाई इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, जो तेरा कॉन्शियस डिसीजन भी है चीज़ों का, क्या वो मसल मेमोरी से सेपरेट है? पर यार मसल मेमोरी हमेशा तभी बनी है ना इंसान की, जब वो करता आ रहा है वो चीज़। हाँ, अच्छा ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, जो मे बी उस तरह से हो सकता है कि तेरा जो टेम्परामेंट है फॉर एग्जाम्पल, राइट, जेनेटिकली इन्वॉल्व है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जेनेटिक्स एक तरह से तेरे को एक सामान देते हैं, और फिर तेरे नर्चर के हिसाब से वो सामान का पोटेंशियल इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। पर वो सामान तो तुझे मिल रहा है ना एक तरह से। जो हम अमरीश से बात कर रहे थे कि वो बॉटम वाला जो चक्रा होता है, दैट सिम्बलाइजेस कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए हो, जिस इन्वायरमेंट में, राइट, तो वो चीज़ तो है ही। पर अगर जेनेटिकली तो बात कर रहा है, नॉर्मल उसमें देखें तो पला बड़े भी तो सेम इन्वायरमेंट में है। फिर अगर सपोज कर कि तेरे जेनेटिक्स रहे हों वैसे, और तू ऐसी फैमिली में हो जो नॉर्मल, बिल्कुल बोलते हैं ना सज्जन, बिल्कुल वैसी हो, तो ज़रूरी थोड़ी है तू एग्रेसिव होगा। हाँ, ज़रूरी नहीं है। पर बात यहाँ पे ये है कि जब हम ऐसे सोचते हैं भाई कि, क्योंकि यहाँ पे तू एक्सेप्शंस के हिसाब से सोच रहा है, राइट, पर जब हम तो एक्सेप्शंस के हिसाब से नहीं सोच रहा है, एक्चुअली एक्सेप्शंस भी नहीं है, रूल के हिसाब से सोच रहा है। वो बात बिल्कुल सही है, कंडीशनिंग के हिसाब से मोस्टली। पर इसमें मेरी एक चीज़ आती है हमेशा कि जैसे सोच एक फैमिली है जहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रेड बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मेल अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा है, और उस फैमिली में अगर 2 बच्चे पैदा हुए हैं तो काफ़ी अच्छी चांसेस होती हैं कि एक कभी नहीं छुएगा और एक घुस जाएगा, टू टेक दैट एज एन एक्सक्यूज़। मुझको बहुत बार ऐसा लगता है कि जो तेरा नर्चर है वो नेचर से ही तो इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब नर्चर कोई सेपरेट चीज़ नहीं है, राइट, कि तेरी जो ट्रेड्स हैं उस हिसाब से तूने अपने एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट करा है, और उस इंटरप्रिटेशन से तेरा नेचर और ज़्यादा बनता है, और फिर वो नेचर बनता है, फिर उससे तेरा नर्चर बनता है। वो एक साइक्लिक प्रोसेस है कि ये दोनों चीज़ें बस हमने डिफ्रेंशिएट करी हुई हैं फालतू में। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। हमने बस डिफ्रेंशिएट करी हुई है नेचर और नर्चर को। आई थिंक वो एक सेम चीज़ है, और यही प्रॉब्लम मेरी ना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के साथ में है। हमने उसे सेपरेट करा हुआ है क्योंकि हम शायद सोच पाएँ उस चीज़ के बारे में, चीज़ों को डिवाइड करके पार्ट्स में, फिर उनके पार्ट्स को समझ पाएँ ताकि हम उस पूरी होल चीज़ को समझ पाएँ। पर अगर कॉन्शियस लेवल पे भी सोचे भाई कि तेरा अगला थॉट क्या होगा तुझे नहीं पता, तेरी अगली फीलिंग क्या होगी तुझे नहीं पता, और हाउ इज़ इट डिफरेंट देन अनकॉन्शियस, क्योंकि चीज़ें तो बस अराइज हो रही है ना कॉन्शियसनेस में भी। तो बात ही कि उनका नेचर तो सेम ही है दोनों का। कौन सा भैया? ये वाला? अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो उन दो में भी डिफरेंस नहीं है ब्रो, कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, और जो डिफरेंस हमने बनाया है वो तो हमने केवल इसलिए बनाया कि हमारा काम चले। पर इफ यू रियली थिंक अबाउट इट, उन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस है नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव कि सेल्फ भी एक आर्केटाइप ही तो है, मतलब है। पर डिफरेंस फिर इंटेंट का है ना। कैसे? मोस्टली जैसे अगर तेरे कोई भी कॉन्शियसली तो कोई डिसीजन लेता है, तो पहले चीज़ों को देखता है, परखता है, फिर तो किसी डिसीजन पे पहुंचता है कॉन्शियसली। पर अनकॉन्शियसली जो चीज़ है तेरी, जो तेरे बस
जैसे मसल मेमोरी की बात कर रहे थे हम नॉर्मली कि वो है हमारा, बस ये हो रखा है कि वो निकलती तब है जब कोई सर्टेन कंडीशन या सिचुएशन आती है। हाँ, है ना? तो वो डिफरेंशिएशन तो ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैं पूरा अग्री करता हूँ कि जैसे हमने डिफरेंशिएट जो करा है इन सब चीज़ों में, वो फंक्शनल चीज़ें हैं और वो काम की चीज़ें हैं। जो मेरा इशू है वो ये है कि हमने उन चीज़ों को ना एब्सोल्यूट मान लिया। फॉर एग्जांपल हम ये भूल गए कि वो केवल फंक्शनल डिफरेंस है, वो एक्चुअली है एक ही चीज़। जैसे मैं तेरे को एक एनालॉजी देता हूँ, काफ़ी कॉमन एनालॉजी है कि पानी किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो पानी को समझने के लिए तो उसको पानी को समझना पड़ेगा, ना कि तो हाइड्रोजन को कितना भी समझ ले, ऑक्सीजन को कितना भी समझ ले, और वो दोनों जब साथ में मिलते हैं वो कुछ और ही बन जाता है। तो वो जो कुछ और है हमको उस पर फोकस करना है। हमको जैसे फॉर एग्जांपल इंसान पढ़ना है, तो अगर हम फंक्शनल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको बार बार दिमाग में रखना चाहिए कि ये फंक्शनल डिमार्केशन डाली है, डिफरेंस डाला है, बाउंड्री डाली है, पर इट्स एक्चुअली द होल थिंग। तो जैसे होप की बात आती है, जैसे किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही है नॉर्मल, ठीक है। मोस्टली हमारी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, वो चीज़ें जो हम कभी समझ नहीं पाए हैं, उनको हमने क्या बोला है, एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड बोला है, एक्ट ऑफ गॉड बोला है। एक मतलब हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, उन्हें बस समझने के लिए या फिर एक वर्ड देने के लिए, लिमिटेशंस हैं क्योंकि हमने वर्ड देने के लिए हमने बस बोला है कि ये भगवान करता है, अब हम इसे बिलीव करेंगे। जैसे साइंस में देख ले यार, साइंस में तूने वो देखी है आइंस्टाइन के ऊपर एक सीरीज़ बना रही है HTTV18 में, जीनियस। उसमें एक कॉन्सेप्ट चलता था कि आइंस्टाइन बोलता था ग्रेविटी बेंड्स लाइट। उससे पहले सारे के सारे जितने भी खतरनाक साइंटिस्ट थे क्या बोलते थे, एक्ट ऑफ गॉड है। हाँ, उसके बेसिस में बिना सुने कि तेरी थीसिस गलत है, हम इससे ऊपर बोलेंगे ही नहीं। वही चीज़ें आ जाती है डिफरेंशिएट करने की इन बातों में। मुझको तो साइंटिफिक इंडेवर्स में नॉर्मली ऐसा लगता है कि साइंटिफिक इंडेवर्स में नॉलेज हमेशा इनकम्प्लीट होता है, पर हम बिलीव करते हैं कि वो कंप्लीट है हमेशा। तो इमेजिन कर कि आइंस्टाइन से पहले न्यूटन की फिजिक्स जो थी उसको फंडामेंटल माना जाता था कितने 100 सालों तक, और जैसे आइंस्टाइन आया एवरीथिंग चेंज्ड। तो हमको क्या रियलाइज़ हुआ कि नो मैटर हाउ मच यू बिलीव कि इवन एम्पिरिकल साइंस में कि समथिंग इज कंप्लीट नॉलेज, पर इट्स नेवर कंप्लीट, इट कैन नॉट बी। इट्स जस्ट लाइक नॉलेज का रूट ही वही है कि इट्स जस्ट कैन नेवर बी कंप्लीट। वो हमेशा थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है और हल्का सा इनकम्प्लीट रह जाता है, और कितना इनकम्प्लीट है वो हमें नहीं पता। देख आई गेट योर पॉइंट कि डिफरेंशिएशन होगा वहाँ पे, ठीक है, पर यही तो स्टार्ट होता है ना किसी भी चीज़ का। उस समय उन्होंने ये सब सोचा समझा, डिफरेंशिएट किया या बोला कि कलेक्टिव थॉट्स हैं, वो किस बेसिस पे किया, समझने के लिए, ताकि आगे की जनरेशन इन चीज़ों को पढ़े। अब ऐसे तो कह नहीं सकते 100% एब्सोल्यूट है वो चीज़ें, आगे जितना एडवांसमेंट होगा उतने चेंजेस होंगे, है ना। तो उसी बेसिस की बातें हैं, पॉइंट्स तो आएंगे ही आगे। काफ़ी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं भाई। मुझको तो ऐसा लगता है जैसे कि फ्रॉइड ने वो बात बोली, युंग ने वो बात बोली, राइट, और उन्होंने ये चीज़ें कब बोली थी भाई, 1900 कुछ में। युंग 1960-70 में मर गया था। द थिंग इज़ कि उसके बाद जब उन्होंने वो नॉलेज आपको दिया एज द न्यू जनरेशन ऑफ थिंकर्स, आई थिंक इट्स माई ड्यूटी नाउ, क्योंकि आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस शिट, कि अच्छा ठीक है, आई शुड मॉडर्नाइज देयर थ्योरीज अ बिट। मे बी आई शुड सजेस्ट कि वो डिमार्केशंस जो हैं वो फंक्शनल है मेरे भाई। इफ़ वी नीड टू अंडरस्टैंड ह्यूमन, वी शुड पे अटेंशन टू ह्यूमन, नॉट हिज पार्ट्स। क्योंकि इंसान का दिमाग पढ़ोगे तो इंसान के दिमाग के बारे में पता चलेगा, ना कि इंसान के बारे में। और अगर हम सोच रहे हैं कि इंसान के दिमाग को समझ के हम इंसान के बारे में इन्फ्लुएंस बना सकते हैं, तो वो केवल पॉसिबिलिटीज़ में रहेगा कि 99% या फिर 95% एक्यूरेट। 100%। बल्कि हाँ, हमको आई थिंक वी लिव इन 2025, वी हैव सो मच ग्रेट टेक्नोलॉजी, वी शुड बी गोइंग क्रेजी ऑन दिस नॉलेज, बिकॉज ये चीज़ मुझे हर जगह दिखती है, जैसे नेचर नर्चर, जैसे इंटरनल एक्सटर्नल, और वो हमेशा हमको रोक देती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग यही भूल जाते हैं कि नॉलेज इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो अगर हम फ्रॉइड पढ़ रहे हैं एंड ही मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, द केस इज़ लाइक, वो कहते हैं ना भाई कि यू आर अ बैड स्टूडेंट इफ़ यू ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। तो बात तो सही है, यू पे योर टीचर बैडली इफ़ यू ऑलवेज रिमेन अ स्टूडेंट। इट इज़ योर फील्ड, तो तुम्हें पता होगा लिमिटेशंस के बारे में वगैरह।
मोस्टली तुझे क्या लगता है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि वो थ्योरीज इवॉल्व नहीं हो रही हैं इतने सालों से? अगर 1900s की ये थ्योरी है, तब से एडवांसमेंट नहीं आया है, चेंजेस नहीं आए हैं इन चीज़ों पे, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, कोई डर है या फिर कुछ ऐसा है जो रोक रहा है उन्हें? आई थिंक कंफर्ट है, मुझको सबसे बड़ा कंफर्ट लगता है। आई थिंक लोग ना चीज़ों को सिंपल रखते हैं जस्ट सो दैट दे कैन बिलीव दे अंडरस्टैंड इट। उनको ऐसा लगता है कि फ्रॉइड ने अगर 4 थ्योरीज मारी हैं, वो 4 थ्योरीज याद कर लो और उन 4 थ्योरीज का इस्तेमाल करो टू ट्रीट पीपल। और मुझे वो चीज़ अजीब लगती है, बिकॉज आई थिंक कि फॉर मी फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई टोल्ड यू दिस कि द थिंग आई फाइंड इरिटेटिंग अबाउट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ऑनलाइन इज़ कि वो गूगल करते हैं 4 चीज़ें और वो सेम 4 चीज़ें वर्ड टू वर्ड बता देते हैं। और मेरी कंप्लेंट ये है कि यू आर यू नॉट सपोज टू टेल मी व्हाट यू थिंक इंस्टेड ऑफ गूगल। मैं तो गूगल भी कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत क्या है? पर पीपल आर क्रेजी इन टू कम्फर्ट एंड आई अंडरस्टैंड वाई। मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दीज आइडियाज़, कुछ भी हो सकता है, पर कोई भी नहीं था क्या इंटरेस्टेड सिंस 1960s? कोई नहीं था भाई, क्योंकि यूंग की थ्योरी पे काम ही नहीं करा है भाई। यूंग की थ्योरी में केवल 2 बंदे जानता हूँ जिन्होंने काम किया है बस। एंड देयर आर पोस्ट यूंगियंस जो हैं यहाँ पे, पर वो कर क्या रहे हैं? वो पता क्या कर रहे हैं? वो अपने सर्कल में, वो केवल अपने सर्कल में। क्योंकि मुझे याद है दयानंद सरस्वती थे आई थिंक, और वो कहते थे कि जब भी कोई पंडित बनता है, राइट, लाइक कोई बंदा बहुत पढ़ लिख लेता है, वो आदमी सोचता है कि अब मेरे पास ज्ञान है तो लोग मेरे पास आएंगे वो ज्ञान लेने, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है। सरस्वती कहते थे ये बुरी थिंकिंग है, अगर आपके पास ज्ञान है आपको जाना चाहिए एंड यू शुड स्प्रेड दैट नॉलेज। एंड आई एग्री विद दैट कि दैट इज़ समथिंग विच शुड बी डन। क्योंकि पता है उससे क्या होगा? साइकोलॉजी इतनी प्यारी फील्ड है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो हर जगह उसका इन्फ्लुएंस है, नो मैटर व्हाट फील्ड यू आर इन, क्योंकि इंसान हर जगह है। पर साइकोलॉजी का सबसे अच्छा इस्तेमाल केवल मार्केटिंग में क्यों होता है? केवल प्रोपेगेंडा में क्यों होता है? पैसा ज़्यादा है ना, पैसा ज़्यादा है, एग्जैक्टली। तो पैसा बना नहीं सकते? लाइक हाँ, कितना पैसा चाहिए आप? If you really think about it, if you are entertaining, if you are charismatic, if you can talk about these things, and then if you think you have that much potential, then why are you still scared to be out there? Because I know some people जिनका दिमाग है, but then they just don't do it because they give up to that comfort, and that is everything which psychology doesn't tell you. कोई भी psychology ये नहीं बोलता है कि comfort is a good thing to seek. हर जगह यही है भाई, suffering has the biggest wisdom, your biggest dragon has the biggest gold. So then why don't you use it in your own life? Can you imagine if how many psychologists are this way कि they do not practice those theories in their own life, और उसके बाद जब वो क्लाइंट सामने आता है अपनी प्रॉब्लम बताता है, लोग पेसिमिस्टिक हैं कि या ही कांट बी सॉल्व, क्योंकि तुमने अपनी खुद की चीज़ें सॉल्व नहीं करी हैं। पर वो ऑप्टिमिज्म तो तभी आएगा ना when you do some shit in your own life. मुझे लगता है यार हमारी सोसाइटी में पर्सनल इश्यूज बहुत हैं। जैसे मैं तेरे को बताऊँ, नॉर्मली बचपन से सिखा दिया जाता है कि नौकरी पढ़ो बैठ जाओ, वो एस्केप ही तो है, वो उसमें सफरिंग कहाँ है भाई? सफरिंग तो है, खैर जॉब तो पता ही है क्या होती है। I think unwanted suffering है वो, अनवांटेड it's not a wanted suffering जो तुम्हें चाहिए। अगर तेरे को जॉब मिल रही है, अच्छा पे हो रहा है, तेरी ज़िंदगी चल रही है नॉर्मल बेस में, लाइन की तरह जा रही है तेरी लाइफ, तो यार वो उसमें सफरिंग तो है नहीं कुछ यार। पर अगर चीज़ अगर केवल एक लाइन में जा रही है तो भाई इंसान ना यूज्ड टू हो जाता है और फिर बोर हो जाता है। पर तू समझ ये पॉइंट कि जब हमें बचपन से कंडीशन करा गया इन चीज़ों के लिए, तो कोई क्यों उठ के जाएगा उससे आगे? क्योंकि सब जाना चाहते हैं। सिर्फ जाना चाहते से नहीं होता ना, नहीं, पर सब जाना चाहते हैं। बात यह है कि ह्यूमन स्पिरिट इतने खरबों साल से जिंदा है, केवल कुछ 1000 साल की सिविलाइजेशन उसको इतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। मतलब दुख अभी तक क्यों एग्जिस्ट करता है? अभी तक क्यों रेबेलियस लोग हमेशा बाहर आते हैं भाई? तुझको कंडीशन नहीं करा है टू जस्ट फॉल इन लाइन? तू तो नहीं हुआ, थोड़ा हुआ है वो तो सब होते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। पर क्या तू पूरी तरह से हो गया? डिड यू फॉल इन लाइन कंप्लीटली कि एनी बुलशिट दैट कम्स आउट यू नॉट गोना क्वेश्चन इट? इट्स लाइक, देख मैंने तो देखा है कि जिस नेचर में तुम रहते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब अगर क्या पता मैं बचपन से लेकर अभी तक उन्हीं के बीच में होता जो एक ही लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं तेरे साथ बैठा थोड़ी होता आज। हाँ, मैं तो बोलता भाई मैं ओटी कर रहा हूँ घर में बैठ के। जब
तो वो कंडीशन की तो बात आ गई वहाँ पे भी। तो कंडीशन तो तुझे भी करा गया है ना, तू क्यों नहीं हुआ? यार मैं अपना बताऊँ, मेरे को कंडीशन नहीं किया गया घर से इतना। मेरा भाई तो मेरे को अभी भी बोलता है कि तुझे कुछ स्टार्ट करना है कर ले, मैं हूँ पीछे। रोकता क्या है, थोड़ी जो सिचुएशंस हैं जो रोक रही है पर्सनल लाइफ की, वो रोकती हैं इंसान को, तो उनके बारे में बोल रहा था मैं। एक सेइंग है कि आप घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हो, पर पानी घोड़ा ही पिएगा। एज एन इवन इन थेरेपी देयर इज अ थिंग कि somebody who does not want to be treated cannot be treated. So about that thing I agree. पर मेरे दिमाग में एक weird सा aggression है, क्योंकि मेरे लिए वो lethargy जो है ना इंसान की, यही conditioning जो बहुत अच्छा point है तेरा, that lethargy is breakable. ऐसा मेरा एक delusion है, maybe a delusion है, maybe a such, I have no idea, but I think that lethargy can be broken. And even if it is it is something that cannot be broken, I would love to try to break it as much as I can. मतलब क्या मैं अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट एक इंसान की वो लेथार्जी तोड़ सकता हूँ क्या? आई थिंक दैट्स अ फाइन प्लान। और एक का कर सकता हूँ तो 10 पूरी ज़िंदगी में। द थिंग इज़ लाइक इट्स पॉसिबल। बचपन से ऐसा है कि आई सी अराउंड माई सेल्फ एंड आई सी डेड थिंकर्स। डेड थिंकर्स से मेरा कहना है कि कोई भी थिंकर होगा ना, उसका स्टार्ट बचपन से हो जाएगा भाई। हाँ, बचपन से हो जाएगी उसकी थिंकिंग स्टार्ट। और यहाँ पे बचपन से थिंकिंग मार देते हैं भाई इंसान की। एक्सप्लोर करने में डर लगता है उसे, और जब वो एक्सप्लोर करने जाता है तब तक क्या पता लेट हो गई या कुछ हो गया, लाइफ तेरी ऐसी हो गई। तो ये बचपन से जो सप्रेशन है उसे चेंज करने की ज़रूरत है भाई। बिल्कुल। जैसे मुझे तो यही लगता है कि लोग कंफर्ट में भी थ्योरीज में क्यों हैं। कोई ढंग से पढ़ता ही नहीं है यार टेक्स्ट, प्लेन सिंपल। अगर कोई टेक्स्ट उठाता है कोई, उसे चैलेंज ही नहीं करता, उसे पढ़ता है, अरे ये बात तो क्या बोल दी तुमने। तू सोच तो, तू कुछ दिमाग लगाओ अपना। पर वहाँ पे एक रिस्ट्रेन आ जाता है कि बस ओहो ये बहुत जाना माना पहचाना आदमी था, इसने ये बात बोल दी, ख़त्म भाई, मैंने पढ़ लिया, मेरे पे डिग्री आ गई, अब मैं साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ। वो एक इल्यूजन है सच में ना। मुझको वो चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे कि अगर कार्ल यूंग ने कोई चीज़ बोली है तो कुछ लोग कहते हैं ना कि, और मैं भी ये कोट करता हूँ बहुत बारी, पर एक नेचर होता है कि कार्ल यूंग ने ये चीज़ बोली, वो एक स्टैम्प, ठीक है उसने बोला, उसने बहुत चीज़ें सही बोली, पर कार्ल यूंग ने कोई चीज़ बोली इसका मतलब ये नहीं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं है। एंड इफ अ क्वेश्चन कम्स इन योर हेड and you ask that question, if you try to be brave and you ask that question, no matter how you feel कि ये stupid question होगा maybe, but you know what the thing is, जब तुम वो question पूछ लोगे और maybe तुम्हें उसका जवाब मिले, you are not as stupid या ignorant as you were, so you got better. So it's better to ask those questions, but I think people don't know that. तो ऐसे लोगों में एक पैटर्न कॉमन दिखेगा कि नीचा दिखाना इंसान को। नीचे में मैं कैसे कह रहा हूँ कि फ्रेडरिक नीचा नहीं नीचे में मैं कह रहा हूँ कि सपोज कर कि मैं आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद अ पर्सन, ठीक है। अब ही थिंक्स दैट ही इज ग्रेटर देन मी, सो व्हाट ही विल डू, ही विल कोट अ कोट ऑफ अ पर्सन, कार्ल यूंग सेड दैट कोट करके। उसे मतलब भी नहीं पता भाई, क्या पता वो कुछ समय बाद गलत हो जाए, बात नेगेट है, वो बस बोल रहा है सिर्फ इसलिए ताकि भाई मैं दिखा सकूं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हाँ, वही चीज़ तो आती है वहाँ पे। और बात है तुम्हें अगर दिखाना पड़ रहा है तुम पढ़े लिखे हो तो क्या तुम हो? बात तो ये है कि द पर्सन हु पोजेसेस विट डजंट हैव टू शो दैट ही इज विटी। चीज़ पता है कि इंसान हमेशा लीक करता है, इंसान कभी छुपा नहीं सकता भाई उन अनकॉन्शियस पर्सनालिटीज़ को, वो हमेशा लीक करती है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू कंट्रोल देम, क्योंकि वो तुमसे बहुत बड़ी है। क्योंकि तुम तो केवल कॉन्शियस में हो, तुम तो केवल सेल्फ हो मेरे भाई, उसके बियॉन्ड चीज़ें हैं दैट आर आउट देयर एंड दे ऑलवेज शो अप कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम कितने साल का, 26, मैं 25 का हूँ भाई, मैं
25 साल का और मैं कॉन्शियस तब से रहूँगा, 25 से भी कम से रहूँगा मैं कॉन्शियस। सारी आइडेंटिटी सब कुछ मेरा केवल 25 साल बड़ा है। मेरी बॉडी कितनी पुरानी है, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम कितने पुराने हैं, लाखों भाई, करोड़ों करोड़ों। करोड़ों। मतलब the weird thing is that we are part of a war constantly, but we are not, जैसे कि we are not against anybody who is separate from us, we are always against ourselves। क्योंकि जैसे बहुत कूल पॉइंट था यूंग का कि जो सोसाइटी बनी है ना वो एक्चुअली कलेक्टिव अनकॉन्शियस की वजह से। और तू अगर ध्यान दे सोसाइटी और कल्चर क्या करता है, सोसाइटी और कल्चर हमेशा ट्राई करता है कि हर इंडिविजुअल शुड फॉल इन लाइन, हर इंडिविजुअल ग्रुप का पार्ट बने, कन्फॉर्म करे, क्योंकि हम सबके अंदर कन्फॉर्मिटी का भी तो एक इंस्टिंक्ट है। कूल सी सोच, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इज ऑलवेज ट्राइंग टू कैप्चर कॉन्शियसनेस, हमेशा, कॉन्स्टेंटली। एंड वहाँ पे एक लेथार्जी दिमाग में आती है कि हाँ आई एम ओनली एन इंडिविजुअल। बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट, हमारे पास कितने सारे नाम हैं, उनको अगर हम कॉन्शियसनेस बोलें, who went against that collective unconscious and actually made that collective unconscious better, मतलब society better, culture better। धरती में एटलीस्ट एक इंसान ने तो वैसा करा है। We can sit here, we are safe, वगैरह वगैरह। Somebody did that shit। So that's why I have this weird optimism कि nothing is unbreakable, everything can be broken, या फिर everything can be broken to some extent। और I think meaning life में फिर वही है कि यार why not break shit, मेक योर ओन यार, make your own, मेक योर ओन शिट यार, make your own shit, अगर ये मूर्ति है ये देखो इसको, make your own shit। पर एक आइडिया आया मुझे दिमाग में, पता है मैं जो सोच रहा था ना कि तुझे याद है जब हम OTM जाते थे और हम कितनी बातें करते थे उस टाइम पे, मतलब करते ही हैं, पर रिसेंटली मुझे पता चला अमरीश की वजह से कि पोएट्री जो होता था ना शब्द, उसका लैटिन में 4 मीनिंग होते हैं, उनमें से एक मीनिंग होता था मैजिकल स्पेल। मैजिकल स्पेल। तो मैंने सोचा वर्ड्स आर मैजिकल स्पेल, नेगोशिएशन कैसे होता है, प्रोपेगेंडा कैसे फैलता है, वर्ड ऑफ माउथ। और मैं सोचा था ठीक है जो हम ये चीज़ कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो कास्टिंग अ स्पेल, क्योंकि बोथ ऑफ अस आर थिंकिंग आउट लाउड इस टाइम पे। यू कांट स्क्रिप्ट सच अ लॉन्ग थिंग, यू कांट प्रिपेयर फॉर दिस लॉन्ग थिंग ईदर, क्योंकि अचानक से क्या हो जाए इस कॉन्वो में, वी हैव नो आइडिया, वी आर जस्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो वो मैजिकल स्पेल वाली चीज़ मेरे दिमाग में थी एंड आई वाज थिंकिंग कि अच्छा, इफ़ अ पर्सन इज़ रियली गुड विद वर्ड्स, इफ़ अ पर्सन इज़ रियली गुड एट आर्टिकुलेशन, दैट पर्सन इज़ अ मैजिशियन, क्योंकि दैट पर्सन कैन गेट एन आइडिया इन पीपल्स हेड एंड दैट्स अ क्रेजी थिंग। वो कोई छोटी बात नहीं है टू गेट एन आइडिया इन समबडीज हेड। यार मैं ना एग्री करता हूँ इस बात पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे सपोज कर मेरा भाई है, मेरा भाई का क्या सीन है, आसपास के जितने भी लोग हैं, तो स्टार्टिंग की बात है, अब तो ही मॉडिफाइड हिमसेल्फ। उसके साथ क्या होता था कि उसे आसपास लोग बहुत चिढ़ जाते थे या कुछ करते थे ऐसा। मैं कि साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं भाई, जो वो बोलता था वो मैं सुनता था, सुन के और देख के मुझे रियलाइज़ हुआ था भाई को। मैंने बोला कभी तूने अपने आर्टिकुलेशन या तरीके को देखा कभी आईने में? सो बोला मैंने नहीं देखा कभी। मैंने बोला एक बार देख के देख, कि मैं थर्ड पर्सन से बता रहा हूँ कि वो चिढ़ेगा बंदा, वो तेरे लिए नॉर्मल है जैसे तू बात कर रहा है, जैसे तू एक्ट कर रहा है, जैसे तू एक्सप्रेस कर रहा है, पर वो देखने में नॉर्मल नहीं लग रहा है। और अब वो बहुत खुश है भाई। हाँ, हमेशा फ़ायदा होता है। मुझे याद है, इससे मुझे ध्यान आया भाई, एक लिंक्डइन पे कोई थे, मुझे नाम याद नहीं उनका, उन्होंने वीडियो जर्नलिस्ट तो नहीं, पर उन्होंने ऐसे बोला था कि काफ़ी बार क्लाइंट आपके सामने होता है और वो कुछ ऐसी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं जिसका वो अवेयर भी नहीं होते, फिर जब तुम मेंशन करते हो और वो खुद नोटिस करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ओह ये इमोशन मेरे में था। तो मैंने वहाँ पे एक आइडिया पिच करा था कि मैंने कहा व्हाट अबाउट वीडियो जर्नल्स, कि आप केवल डायरी में नहीं लिख रहे बल्कि यू पुट अ कैमरा ऑन एंड यू टॉक, और तुम देखते हो कि हाउ डू यू एक्चुअली साउंड, क्योंकि मुझे नहीं पता भाई अपने आंखों के पीछे कि हाउ डू आई साउंड। तो मोस्टली तूने जो स्पीकर्स देखे होंगे जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो खैर वो तो बहुत अलग चीज़ है, पर स्पीकर्स जितने भी हैं, हाँ बोल ले उन्हें,
पर जितने सूफिया भी है। स्पीकर्स हैं नॉर्मल, वो अपने आप को रिकॉर्ड करके देखते हैं यार पहले। सबसे पहला तरीका तो तेरा यही है, तू कैसे बोल रहा है तुझे खुद नहीं पता। उसके बाद आता है मेन स्क्रिप्टिंग, तो चलती ही नहीं है इन चीज़ों में। मेरे को तो नहीं लगता स्क्रिप्टिंग चलेगी। कैसे चलेगी भाई स्क्रिप्टिंग? आप थोड़ा सिस्टम दे सकते हो, पर हाँ स्क्रिप्टिंग पूरा चलेगा नहीं भाई। कितना नोट्स रख सकते हो। नोट्स रख सकते हो, पर स्क्रिप्टिंग वर्ड बाय वर्ड डिफिकल्ट और हैसल भी। असल भी। और तू वो मसल मेमोरी का पॉइंट देखना भाई फिर से। अगर हम इम्प्रोव कर रहे हैं प्रॉपरली एंड वी नो कि वी कैन हैव सम काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन या वी कैन गिव सम काइंड ऑफ स्पीच, तो उस मसल मेमोरी में बिलीव करना एक अच्छी बात है। अच्छी बात। क्योंकि क्या चीज़ बाहर आएगी भाई मुझे भी नहीं पता, क्या चीज़ आएगी तुझे भी नहीं पता। तो एक तरह से मतलब अगर अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो पॉडकास्ट हमारे लिए भी है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम क्या बोलेंगे। हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें ज़ीरो आइडिया है। और मुझे ऐसा लगता है वही बेस्ट तरीका है टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। तेरे को किस हद तक लगता है कि फॉर बीइंग अ गुड साइकोलॉजिस्ट यू हैव टू बी एन इंट्रोवर्ट मोर देन एन एक्सट्रोवर्ट? मुझको लगता है मैटर नहीं करता। मुझको ऐसा लगता है कि अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है, अगर हम ट्रेड बोलें उसकी ट्रेड एक्सट्रोवर्ट है, और वो इंसान अपनी इंट्रोवर्टेड साइड को डेवलप नहीं करता है, गonna be a bad psychologist। सेम वाइस वर्सा, अगर कोई Vice इंट्रोवर्ट है वो अपनी साइड को नहीं करता है, क्योंकि ना ह्यूमन लाइफ इज मोर अबाउट स्ट्रेचिंग द शिट यू वर बॉर्न विद। क्योंकि आप वही तो करते हो। कोई क्लाइंट आया, व्हाट डू? यू स्ट्रेच द पर्सनैलिटी ट्रेट दे लैक इन, और तुम उसे स्ट्रेच करके। क्योंकि विजडम क्या होता है भाई? विजडम वही तो है कि स्ट्रेच योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, नो कि यू आर नॉट जस्ट व्हाट यू आर, यू कैन बी सो मच। Collective अच्छा एंड persona। बुरा, कलेक्टिव पर्सोना। आई एम सिक ऑफ लुकिंग एट ह्यूमन बीइंग्स एज वीक, क्योंकि वो है ही नहीं भाई। मतलब कैसे कि ओ कल्चर इज वेरी, भाई कल्चर शिफ्ट्स ऑल द टाइम। हु आर शिफ्टिंग कल्चर्स? एलियंस। कल्चर में तो तुम ही बना रहे। कल्चर में तुम ही बना रहे, यू आर पार्ट ऑफ इट। तो मुझे वो लेथार्जी नहीं समझ आती, मुझे वो बड़ा इल्यूजरी लगता है कि एक इंसान हताश अगर है, अब देख देयर आर वेरी गुड रीजंस फॉर पीपल टू बी दैट वे, पर टू बिलीव दैट ह्यूमन स्पिरिट इज वीक, आई मीन दैट्स इज बुलशिट टू मी, क्योंकि इट्स इनएक्यूरेट। एंड द थिंग इज कि इफ ह्यूमन बीइंग्स आर वीक, human beings have the potential to be weak, and if they have a potential to be weak, they also have a potential to be strong। मतलब क्या हम strong deny कर देंगे? तेरे को क्या लगता है बहुत अच्छे लेवल में काफ़ी ऐसे लोग थेरेपी लेते हैं जो लायक नहीं है भाई? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तेरे को। मेरा एक दोस्त था, अब मेरे को तो देख आइडिया इतना है नहीं, स्किज़ोफ्रेनिया था उसे, क्लिनिकली बोलते तो थे। वो साइकोलॉजिस्ट की क्लिनिक से उठ के भाग के गया। उसका जो साइकोलॉजिस्ट थी वो उसके माँ बाप को बता रही है जा जा के चीज़ें, क्या जो चीज़? जो डिस्कस हो रहा है उसके बीच में उसके साथ, कि वो क्या करता है, क्या करता था। क्या वो सेल्फ हार्म करता था? सेल्फ हार्म नहीं था कुछ। सेल्फ हार्म एज इन लाइफ थ्रेटनिंग वगैरह कुछ नहीं था। सेल्फ हार्म मैं ये बोलूँगा कि अजीब हरकतें करता था, जैसे अपने घर से आ जाता था पर आता सीधा हमारे पास था। वो एक पर्सनल स्पेस थी, वहाँ आता था, वो रुकता था, लेटा रहेगा वहीं पे, ठीक है। वो सब होता था। तो वो चिढ़ के चला गया भाई। उसने बोला मैं इसके पास नहीं आऊँगा, गाली दे के गया वो। कितने टाइम चली थी थेरेपी? यार हार्डली, तेरे को पता है उसके माँ बाप को भी फ़र्क नहीं पड़ता यार। मैं तेरे को बताऊँ तो मैं गार्डियन बन रखा था भाई उसका। एक दिन ले गए होंगे वो साइकोलॉजिस्ट के पास उसको, उसके बाद धागा बांध के ला रखे हैं ऊपर से हाथ में। मेडिकेशंस नहीं दे रहे हैं उसकी टाइम पे। किसकी गलती है बता? मेडिकेशन तू छोड़, एज अ साइकोलॉजिस्ट तेरे को पता है तेरा आगे कोई बंदा बैठा है और वो इतना कॉन्शियस है कि तू उसे जो चीज़ें बता रहा है या बता रही है, उसे भरोसा है कि तू बताएगा नहीं वो चीज़ बाहर, उसके बाद भी तू बता रही है, तो थोड़ा अजीब हो जाता है यार। आई थिंक हम किसी और को भी जानते हैं जो सारी स्टोरीज हमें बताती थी। The one who shall not be named। आई मीन
सी पता नहीं वो स्किज़ोफ्रेनिया वाले का क्या सिचुएशन है, क्योंकि मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ इतनी रेयर नहीं है एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर स्पीयर्स. Clients are not there for gossips. They are there for their serious things, and I think. See, I was having this conversation with Amresh, and I told him कि I think the first attack I want to do is on my own team, because there's shit in my own team. People don't have their concepts clear. People do not have actual empathy. People don't want to help their clients. They're pessimistic about their client situation. And I understand कि you are a young person. You're trying to learn. I get that. And I don't have a problem with them. I have a problem with people who are experienced, and then they do dumb shit. Why it's fucking horrible कि if you have 15 years of experience as a psychologist and you can't give an improv speech on stage, which is cool. You just blabber. Speech भी नहीं है, you're blabbering. तो वो रिजिडनेस देखिए उनके माइंड में. 100% कॉमन ट्रेट है उन सब में. तू सोच, whenever we have a conversation, कोई भी अगर तू कोई पॉइंट देता है, बीच में मैं इंटरप्ट नहीं करूँगा उसे. हाँ, सुनूंगा, अगर मुझे ठीक लगा हाँ, कि हाँ ये चीज़ है, ये सही कह रहा है, तो मैं अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई करूँगा थोड़ा. और वो रिजिड थिंकिंग देखिए, तू जानता है कि इनकी बात कर रहा हूँ भाई मैं. रिजिड थिंकिंग 100% है, एंड आई थिंक रिजिड थिंकिंग के साथ में एक तरह का स्टैंपिंग होता है अपने खुद के थॉट्स का. सो इट्स नॉट लाइक आई एम हैविंग अ कन्वर्सेशन विद यू, वी आर थिंकिंग आउट लाउड, पर इट्स कि आई एम स्टैंपिंग माय थॉट्स ऑन योर हेड. सो देन इट्स अ बैटल कि कौन सही है. इट्स नॉट अबाउट कौन सही है, इट्स अबाउट क्या सही है. क्योंकि हम थोड़े अटैच हैं अपने थॉट्स से भाई. थॉट्स तो बस चीज़ें जो आती हैं जाती हैं, कोई ओन थोड़े करते हैं, कोई टीम थोड़ा ना है वो थॉट. कि अगर मैं साइको एनालिस्ट हूँ तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता साइको एनालिसिस को. अगर आप साइको एनालिस्ट हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म साइको एनालिसिस ही होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को समझते हो आपको कमियाँ तो पता चलती हैं, क्योंकि हर नॉलेज तो इनकम्प्लीट है. और अगर आप किसी भी फील्ड से हो फॉर एग्जाम्पल और उसकी कमियाँ नहीं पता तो आपने सोचा ही नहीं है, तो क्योंकि वरना बिल्ड कैसे करोगे. आप किसी भी चीज़ के अगर ब्लाइंड फॉलोअर हो उस चीज़ को ग्रो ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो ब्लाइंड फॉलोअर. अगर आप देखो कि हाँ इस चीज़ में कुछ पॉइंट है, इसमें कुछ कमियाँ जो कमियाँ मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो तब आप अच्छे हो ना उस फील्ड के लिए खुद से. अगर आप कमियाँ देख पा रहे हो, अगर आप कमियाँ ही नहीं देख पा रहे हो तो फिर तभी तो बोला थिंकर्स आर डेड यार. दो तो यहाँ पर है, एक गुवाहाटी जा रहे हैं, गुवाहाटी जा रहे हैं. थिंकर्स हैं, पर मिशन वही है कि सबको साथ में लाना. कि बिकॉज आई थिंक अपनी चीज़ में we already have a mouth, we already have a brain. The only thing we have to solve is distribution. किस तरह से लोगों के सामने आए, that's it. And that is something that can be figured out. Because you can't figure out कि how will you think. We already have that. तो वही चीज़ है dude, get the fucking thinkers out, build a team, resurrect India again. Resurrect India again, bhai. We knew so much before. Why don't we know that much now? We should know 1,000-folds now. और वो हमें पता ही नहीं चलेगा जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं और फिर समझ के उसमें कमियां देख के उसमें एडिशंस नहीं देंगे. चीज़ केवल ये नहीं हमें वो टेक्स्ट समझने हैं. गोल ये है कि वो टेक्स्ट इतने समझने हैं कि हमको उनमें होल्स दिखें, क्योंकि हैं, होने चाहिए. बिकॉज नथिंग इज एब्सोल्यूट. होंगे भी भाई, होंगे, और पता कैसे चलेगा कि उसमें होल्स है नहीं है जब तक उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे नहीं. सबसे अच्छी होमेज सीरियसली आप किसी भगवान को दे सकते हो वो ये है कि उस भगवान में कमियां निकाल के उस भगवान को आप बेहतर बनाओ. क्योंकि भगवान कुछ नहीं है, भगवान एक आइडियल है जो हम सेट करते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है. एंड तुम्हारा आइडियल उतना ही अच्छा है, मैं ये मानता हूँ, जितने तुम्हारे एक्शंस अच्छे हैं जो वो आइडियल इंस्पायर करते हैं. क्योंकि एक्शंस नहीं है तो सोच के कोई फ़ायदा नहीं है. ऑल अबाउट कास्टिंग स्पेल्स. पर पिछली बात में अभी आई थिंक आज सुबह की बात मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी, सुबह की नहीं आई थिंक पर कल की, पता नहीं कब की बात है. मेरे दिमाग में वही चीज़ आई थी कि ठीक है इतनी सारी पर्सनालिटीज़ दिमाग में हैं हमारे जो एक दूसरे से लड़ाई करती हैं और वो चाहती हैं कि वो किसी तरह से एग्जिस्टेंस में आएँ, मतलब हम इंसान की आंखों के सामने आएँ. ठीक है, वो हमेशा वही चाहती हैं. उनके लिए आखिरी फ़िल्टर कौन सा होता है? ऐसा कौन सा फ़िल्टर है इन ह्यूमन बीइंग्स जो आखिरी ऑब्स्टिकल, एक तरह का फाइनल बॉस है उनके सामने. और अगर वो फाइनल बॉस वीक है
तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही बाहर आ जाती हैं। अगर वो फाइनल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ें बहुत कंस्ट्रक्टिवली बाहर आती है। क्या चीज़ है वो? मेरे दिमाग में है वो चीज़ विल है। इंसान की मूवमेंट, इंसान फॉर एग्जांपल विल पावर कह सकते हैं या फिर विल टू पावर कह सकते हैं कि फंडामेंटली हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक एंटिटी एक्चुअली, और एंटिटी में पर्सनालिटीज़ भी हैं, इंसान भी हैं, जानवर भी हैं। हर एक एंटिटी क्या चाहता है भाई? हर एक एंटिटी अपना एक्सपेंशन चाहता है। हर एक एंटिटी रिप्रोड्यूस करता है, क्यों? एक्सपेंशन चाहता है। हर एक सोशल नेटवर्क चाहता है, क्यों? एक्सपेंशन चाहता है। हर एक पर्सनालिटी जो तेरे अंदर क्या चाहती है ताकि वो तेरे को कैप्चर कर पाए। कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या चाहता है? एक्सपेंशन। कॉन्शियसनेस क्या चाहती है? सब एक्सपेंशन चाहता था। नीचा ने यही कहा था वो विल टू पावर है और वो हमें एम्ब्रेस करनी चाहिए। तो वो जो विल टू पावर तो अलग बात है, मैं उसके भी थोड़ा बियॉन्ड जाना चाहता हूँ, बट जो विल है वो आखिरी फिल्टर है ब्रो। तू लगा ले जब कभी इंसान हताश होता है उस टाइम पे क्यों और ज़्यादा फक्ड अप चीज़ें दिमाग में आती है, क्योंकि पर्सनैलिटी से बाहर आ चुकी है। पर उस विल को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं विल को स्ट्रॉन्ग करने के। तो बातें बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे आई थिंक ये जो एडिशंस मैं देना चाहूँगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक पूरा अच्छा ब्लूप्रिंट बन सकता है फॉर थेरेपी। ये अच्छा ब्लूप्रिंट बन सकता है, एक तरह का एडिशन होगा साइकोएनालिसिस में, क्योंकि वो विल को लेके इंसान को आज तक डिफाइन नहीं करा है किसी ने। तो मेरा जो पूरा आइडिया है कि साइकोलॉजी में अभी तक हमारे पास कॉमन बेस नहीं है। आई थिंक विल जो है वो कॉमन बेस है, मैं ये बिलीव करता हूँ। विल और विल बिल्ड अपने आप ही होती है, अपने आप होती है, और फिर तुम कर भी सकते हो। करने वाले की बात है, करने वाले की बात है। वही बात है ना, घोड़े को ले गए तुम, पर घोड़ा खुद ही पिएगा भाई। तो उसे मुंह में पानी थोड़ा ठूसेगा, मतलब ठूस सकते हैं नॉर्मली होता नहीं, जबरदस्ती नहीं। तो उसको अगर प्यास ही नहीं लगी है तो क्या पिलाओगे पानी? ये भी तो बात है ना। तो इंसान अच्छा होना चाहता है, वो तो एक प्यास है। और मुझे ऐसा लगता है उस चीज़ को हमेशा ट्रिगर कर सकते हो अच्छा होने को, क्योंकि इंसान हमेशा एस्पायर करता है। यार अच्छा होने को कोई एस्पायर तब करेगा जब उसके एस्पिरेशंस होंगे भाई। एस्पिरेशंस कैसे बनेंगे उसके? जीना सीखेगा भाई। मेरा पता है एक ना प्रैक्टिकल लॉन्ग गोल क्या है। प्रैक्टिकल लॉन्ग गोल ये है कि जैसे स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स अब थोड़े कॉमन हो गए हैं, राइट? दे डू व्हाटएवर जॉब दे डू, पर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि तुम इस तरह के सिस्टम्स बना दो कि वो स्कूल काउंसलर्स को तुम इस पर्टिकुलर वे में ट्रीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मे बी केज एंड बाउंड कुछ स्पेसिफिक स्कूल्स के टीचर्स को ट्रेन कर रहा है, तो वहाँ पे हमारे लोग हैं, हमारी थ्योरी के हिसाब से जा रहे हैं। वी ट्राई आवर बेस्ट, इट्स इन आवर कंट्रोल टू टीच देम। व्हाट आर वी डूइंग देयर? तो लगा ले कि हम बच्चों के पास जाके वी आर स्टार्टिंग राइट फ्रॉम व्हेन अ पर्सन इज मोर ऑफ अ क्ले देन अ रॉक। क्रिएटिंग अ बेस। वी कैन एजुकेट पेरेंट्स ऑन हाउ टू डू पेरेंटिंग विद दिस पर्सपेक्टिव, जो एक होल पर्सपेक्टिव होगा, ना कि बहनचोद की तुमने एक चीज़ को समझने के लिए उसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक कांच है, इस कांच को मुझे पढ़ना है, इसको फोड़ के थोड़े सीखूंगा मैं। उस कांच को वैसे मतलब ग्लास को देख के मैं सीखूंगा कि वो ग्लास है क्या। उसको अगर मैं फोड़ दूँ तो फिर तो पॉसिबिलिटीज़ है ना, क्या हो सकता है, क्या वो प्लेट है, क्या वो ये वो है, वो प्लेट भी तो बन सकती है वो। तो वो पार्ट्स में डिवाइड करना, वो रिडक्शनिस्ट जो आइडिया है उस पर मुझे इतना विश्वास है नहीं, और हम वही करे जा रहे हैं। पहला इंस्टेंट क्या होता है हमेशा? वही तो होता है, चीज़ों को डिवाइड करो एंड देन स्टडी देम। गुड इनफ, वो हमने बहुत टाइम तक कर लिया भाई। अब हमें उस चीज़ का इंटीग्रेशन ला के साथ में करना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ एक कॉमन बेस चाहिए साइकोलॉजी को। विल बिहेवियरिज्म में है, वो मानता नहीं है फ्री विल है, और कोई फिल्टर तो है जिससे कंडीशनिंग होती है। साइकोएनालिसिस सेम, तेरा बचपन होता है, ठीक है, उनके हिसाब से तेरी विल है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है बचपन। ओके, कार्ल रॉजर्स, खैर वो फ्री विल में बिलीव करते हैं। तो आइडिया वही है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर बेहतर होने का इंस्टिंक्ट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। किसी इंसान के दिमाग में अगर वो इंस्टिंक्ट है तो फिर हाँ दे कैन बी, ये हो तो कुछ भी सकता है। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी क्या होने वाला है। और जितना तुम टाइम स्पैन लंबा करोगे कि 20 साल में क्या हो, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना, क्योंकि बीच में क्या क्या चीज़ें होंगी तुम्हें नहीं पता। जैसे कि आज का दिन है और अगर 7 दिन बाद क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना है, तो मुझको इन्फॉर्मेशन हर एक सेकंड की चाहिए 7 दिन की। बड़ी बात यह है कि अभी के टाइम पे अगर तू भी उभर रहा है ऐसे, तो तू बेसिस बना दे, तेरे ऐसे कितने होंगे और। क्योंकि मेरे को तो ऐसा लगता है कि रिस्ट्रेन आ जाता है लोगों में कि जैसी सराउंडिंग्स वो रह रहे हैं उस तरह से मोल्ड हो रखे हैं, मन के चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, पर अगर मैं इस चीज़ पे आवाज़ उठाऊंगा तो यार मेरे साथ वाले क्या कहेंगे। हाँ। पर अगर केज अनबाउंड एक स्टेज बन जाए उनके लिए, जहाँ उन्हें अपनी जैसे लोग मिल रहे हैं, थॉट प्रोसेसिंग वाले मिल रहे हैं, सब कुछ चेंज ऐसे ही आता है यार। चेंज ऐसे ही आता है, कुछ करके ही आता है।
बीज बोगे तभी तो फल मिलेगा, फल के लिए बैठ थोड़ा सकते हैं, बीज ही नहीं बोया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पैसिमिज्म है ना किसी भी तरह का, मतलब मैं खुद पैसिमिस्ट रहा हूँ मोस्टली, पर पैसिमिज्म बस एक लथार्जी है भाई। पैसिमिज्म है लाइफ में पैसिव रहना, बल्कि हम पैसिव हैं कहाँ, इंसान तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जैसे अभी तो अगर घर जाएगा और मैं कोई ऐसी चीज़ मेंशन करूँगा जिसके बारे में तूने कभी सुना नहीं होगा, फॉर एग्जांपल कोई ऐड या फिर कोई एक्टर, जैसे मैं मेंशन करूँ तो जो एक्टर हर जगह दिखेगा भाई, उन सब जगह जहाँ पे तूने कभी ध्यान ना दिया, तो तेरा परसेप्शन तो तेरे गोल और पर्पस के हिसाब से चलता है। जो इन्फॉर्मेशन तेरे पास है उसके हिसाब से, तो वो पैसिव कैसे है? हम केवल बैठे नहीं और चीज़ें आ रही हैं, हम चीज़ें सीख कर रहे हैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, फिर तब जाके वो चीज़ें हमारे अटेंशन में आती हैं। बात ये कि हम पैसिव इतने हैं नहीं जितना बिलीव करा जाता है कि हम काफ़ी एक्टिव हैं। We can take some extent of control over everything. तो मेन गेम वही है, तभी तो केज एंड बाउंड है। खैर ये नाम में मेंशन करना नहीं चाहिए मुझे लगता है, पर वही बात है कि तभी तो अनबाउंड है भाई, क्योंकि तुम पिंजरे में थोड़े हो, बहनचोद तुम ही पिंजरा हो। तुम कहाँ पिंजरे में बहनचोद? तो किसने ताला लगाया? तुमने खुद ही तो लगाया है अपने आप पे। क्योंकि केज एंड बाउंड का भी तो वही गेम है कि यू आर अ केज बिकॉज द पर्सनैलिटीज इनसाइड इफ यू दैट वांट टू केज यू, दे आर आउट। व्हाई? बिकॉज योर विल इज वीक। We can help your will to get stronger. क्योंकि ताला खोलना है तो ताला तो है ऑलरेडी, आपका चाबी तो है। चाबी भी नहीं होती जो तुम ही तो हो। तो इट्स मोर लाइक आप कंस्ट्रक्टिवली कैसे करोगे उन चीज़ों को, आप किस तरह से बनाओगे, कैसे वो आखिरी फिल्टर जो विल का है उसको यूज़ करोगे, किस तरह से। क्योंकि एक जो मेरे दिमाग में इंटरेस्टिंग आइडिया आता है वो है क्रिटिक ऑफ मोरालिटी। चीज़ों को जब तक हम गुड एंड बैड के ही स्पेक्ट्रम में देखेंगे हम केज्ड रहेंगे हमेशा, क्योंकि गुड एंड बैड जो है ना बहुत कंटेक्चुअल है। सेम एक्शन गुड हो सकता है, सेम एक्शन बैड हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन क्या कॉन्टेक्स्ट तुम दे रहे हो, और तुम कितना भी एब्सोल्यूट हो सकते हो। और जब हमने अपनी लाइफ का मोटिव और पर्पस अगर एक कंटेक्चुअल और टेम्परेरी चीज़ पे लगाया है तो फिर परमानेंट सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी? तो तुम्हारी चीज़ बेस ही एक टेम्परेरी चीज़ में है और एक परमानेंट चीज़ पे नहीं है, तो फिर कैसे होगा? इट्स इम्पॉसिबल। तो इसलिए पहला टाइटल या पहला टास्क में भी मोरालिटी का क्रिटिक हो सकता है, और मोरालिटी का क्रिटिक तो हर जगह है। नीचा ने करा है मोरालिटी का क्रिटिक, हमारे वेदास ने करा है मोरालिटी को क्रिटिक, क्योंकि वो डुअलिटी थिंकिंग है, थिंकिंग दैट टू थिंग्स एग्जिस्ट। नीचा तो ये तक कहता है कि ऑपोजिट्स डोंट एग्जिस्ट, इंटेंसिटीज डू, ऑपोजिट्स डोंट एग्जिस्ट। मतलब वो भी एक आइडिया है कि हाँ इट्स काइंड ऑफ ट्रू। ऑपोजिट्स तो खाली लैंग्वेज की ट्रिक है। मतलब मोरालिटी वाली प्रॉब्लम है, मोरालिटी से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? लैंग्वेज पे बिलीफ होना कि जो भी हम बोल रहे हैं पैम, वो एक कमी है। और लैंग्वेज क्या होता है? स्पोकन वर्ड क्या है? स्पेल। तो एक तरह का ये स्पेल फैला हुआ है आसपास। अगर आप कुछ ज़्यादा ही बिलीव करोगे इन वर्ड्स में, इसका ना भी प्रॉब्लमैटिक। दूसरा जो आइडिया मेरे दिमाग में आया था, जो बस निकालना चाहता हूँ भाई, कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर आया है, जैसे पीटरसन ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर तेरे पास एक एनवलप है और उस एनवलप के अंदर लिखा हुआ है कि अमेज़ॉन से तू निकला है या नहीं। इमेजिन करते हैं, तो एनवलप केवल एक पेपर का कागज़ नहीं है, तो एनवलप एक तरह का पोर्टल है तेरी फ्यूचर क्या है उस चीज़ के लिए। तो बात ही वो केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक पोटेंशियल है कि वो कुछ भी हो सकता है। वो खोलते ही तेरे को समझ आएगा क्या चल रहा है, वो खोलते ही तुझे समझ आएगा कि तूने बहन 4 साल चुदाए अमेज़ॉन में, या फिर तूने सही किया लग के कि तेरा प्रमोशन हुआ है या तुझे निकाला गया। तो बात ये है कि क्या हुआ वहाँ पे, जो तेरे अंदर की पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने वो ऑब्जेक्ट देखा और वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो समझ पा रहा है? तो ये मेरा आइडिया था फिर कि तुम्हारे अंदर की पर्सनालिटीज दे ऑलवेज दे फाइट थ्रू योर विल। और तुम्हारी विल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब तुम काबू कर सकते हो कि ओके नो मैटर व्हाट इट इज, आई विल फिगर सम शिट आउट, आई विल टेक 3 months ऑफ, मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, आई विल साइन अप व्हाटएवर, प्रिपेयरिंग फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो। विल बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बहुत इंपॉर्टेंट है। विल के बिना है क्या? विल तेरे एक्शंस डिफाइन करते हैं। वाह, जो तू मोमेंट में करना चाह रहा है वो भी तेरी विल है भाई। यप। मोस्टली लगा ले कि एक फालतू सा एग्जांपल है कि अगर तेरे को किसी ट्रिप में जाना है तू तभी जाएगा भाई, तेरा मन है अगर,
तू लाखों बहाने दे दे कि तेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी मैं बिजी हूँ इतना, अगर तेरे को जाना है ना तो खुद ना खुद रास्ता खुद ढूंढ लेगा भाई। हाँ हाँ, तो ये लगा कि तू 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 कोई भी सिनेरियो सोच कि तेरी खुद की लाइफ में क्या तेरे पास इनफ एक्सक्यूजेस नहीं थे टू जस्ट स्टे होम? इफ यू ट्राई टू मेक सम एक्सक्यूजेस एंड you also think about other type of reasons to do some good shit. दोनों चीजें हैं। विल वहीं पर तो है कि what are you choosing to pay attention to? तभी तो अटेंशन इतनी बड़ी फैकल्टी में मानता हूँ, क्योंकि यू आर चूजिंग टू नॉट पे अटेंशन टू एक्सक्यूजेस बिकॉज यू नो कि ये तो चूतिया आप, पर यू चूज विद योर विल कि आई अंडरस्टैंड द एक्सक्यूजेस बट दैट्स नॉट द लाइफ आई वांट आइडियल, राइट? तो वो आइडियल जो तेरा था दैट इंस्पायर्ड सम मूवमेंट्स, सो योर आइडियल जो उस टाइम पे तेरा था, पर्पस या जो भी हम उसे बोले बाकी शब्दों या फिर गॉड, वो आइडियल उतना ही अच्छा है जितने एक्शंस उसने इंस्पायर करे हैं। वो आइडियल उतना अच्छा नहीं जितना वो फील हो रहा है। आइडियल तो हमेशा अच्छे लगते हैं, पर क्या वो आइडियल इतना अच्छा है कि तू बोर्डम के थ्रू जाएगा? क्या वो आइडियल इतना अच्छा है कि तू दुकानों पे जाके उनसे बातचीत करेगा कि आपका क्या ऑनलाइन पोर्टल बनाऊं? क्या वो आइडिया इतना अच्छा है कि तू बोर्डम के थ्रू जा सकता है? बात वही है। और फिर तेरे भी तो हाथ में है ना कि तू अपने आइडियल को कितना अच्छा प्रूव कर रहा है। बिल तो वही है। प्रायोरिटीज तेरी कहीं ना कहीं लिंक्ड है विल से, और तेरी विल नहीं है प्रायोरिटीज से यार, बिल्कुल भी नहीं है। पर तू प्रायोरिटी सेट करके थोड़ा ध्यान देके, पर तू प्रायोरिटी सेट करने के लिए भी तो विल का यूज करेगा यार। कुछ प्रायोरिटीज कभी तेरे ऊपर थोपी जाती है, वो तेरी प्रायोरिटीज बन गई है, वो तेरी विल का हिस्सा ये है कि तुझे बस करना है। उसके बावजूद कोई चीज़ है जो सामने आ रही है, तो तुझे वो चीज़ करनी है मन से, और तेरे को क्या तेरी प्रायोरिटी रोक रही है, तभी भी तू करने जाएगा, तू अपने विल को एंगेज करेगा। हाँ, तू लेके जाएगा उधर अपने। हाँ भाई, पीपल हु हैव मेड इट या लोग जिन्होंने who fought through, उन सब में क्या चीज़ कॉमन है? विल, रूथलेस विल। करना है। उनके आइडियल्स थे एंड देयर विल पेड होमेज टू देयर आइडियल्स। उनको एक स्पॉट पे जाना था जो उनका आइडियल है, उनकी ड्राइव, और फिर उनकी कॉन्शियस विल कि डजंट मैटर हाउ मच आई सफर, अगर वो आइडियल वहाँ पर है मेरा। They never thought about failure. I mean, they were scared of failure, of course. They were scared, but they never thought about that while taking an action. I mean, they took action regardless. They thought or did not think. It didn't matter. Like, failure didn't matter. I think after a point, even success didn't matter. It was just the will, the crazy shit to just keep hammering shit. जैसे वो आइडिया मुझे इतना अच्छा लगता है कि give the world so much evidence कि it would be stupid for you to not make it. Give the world so much evidence कि भाई एक stupid होगी मैं क्या, and that shit is true. मतलब मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि you know when people are trying to make it, जैसे we are trying to make it, the people when they try to make it do not understand how much effort it actually takes. हमें ऐसा लगता है आज बहुत मेहनत करती हूँ। I think it takes a lot. It takes a lot. And I think that is something we can't even imagine. जैसे कि Elon Musk का जो wealth है भाई, वो दिमाग में I think contemplate भी नहीं कर सकते। यार क्वालिटी भी होती है पता है मेहनत की। क्वालिटी भी होती है 100%। मैं इसको मेहनत थोड़ी बोलूँगा कि मैं खचरों की तरह मेरे को 10 किलोमीटर जाना है तो मैं पैदल जाऊँगा, मैंने मेहनत करी है। भाई मेरे पे एक्टिवा है, मैं एक्टिवा से मेहनत कर रहा हूँ, गया तो हूँ ही भाई। 10 किलोमीटर जल्दी कवर हो गए। और लोग क्या करते हैं, हाँ भाई आज तो तेरे भाई ने बहुत प्रोडक्टिव रहा है। प्रोडक्टिव क्या रहा है, ज़्यादा कर दिया है। और वहीं मैं ऑटोमेशन ले आया, कहीं पायलट ले आया, अरे ये तो 2 मिनट में हो गया, गॉन। एज एन इंसान आप मशीन से ऊपर ही हो जब तक आप उस फील्ड में नहीं हो जहाँ पे आप खुद ही एक मशीन हो। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट, you are a machine, that's why machine will take your job. That is true. Why will machine take you? Because you are a machine. तेरा काम इतना मीनियल है, उसे भयंकर मैं एक ऐसी चीज़ से करा रहा हूँ जिसके मैं थप्पड़ मारूंगा और रिएक्ट नहीं करेगी, और उसे पैसे भी नहीं देने भाई, पैसे भी नहीं देने।
एंड आई थिंक इसीलिए तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुत ख़तरनाक डेवस्टेशन के बाद बहुत अच्छी क्रिएशन आती है, क्योंकि जब ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा चलने लगेगा ना, ह्यूमंस विल बी फोर्स्ड टू डू शिट दैट स्पीक्स टू देम, और उस टाइम पे दे नीड अ फ्रेमवर्क, अ सेफ्टी नेट जो प्रोवाइड करता है वो मीनिंग उनकी लाइफ में। केजन बांग ह्यूमन इवॉल्व करेंगे भाई। वो इन्वॉल्व करेंगे, बट द थिंग इज अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना, यू नो, इट्स द सैड रियलिटी, अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना डाई, a lot of people are going to lose their jobs, a lot of horrible shit, तभी तो devastation है, तभी तो devastation है। चेंज है, एक्सेप्ट तो करना But you पड़ेगा। know what the thing is, if you know you can avoid something and you don't avoid it, passive life। जैसे वो लोग कितने अच्छे हैं, अगर सपोज करो उन्हें पता लग रहा है कि ऑटोमेशन आ रहा है मेरे प्रोसेस में, तो हाथ पैर मारकर नई स्किल ढूंढ के उन चीज़ों में घुस रहे हैं जिनसे उन्हें पता है कि हाँ, ऑटोमेशन को भी तो रन करने के लिए कोई चाहिए, या फिर पायलट करने के लिए चाहिए कोई, या फिर उसमें भी तो मेंटेनेंस लगती होगी, और वो चेंज हो रहे हैं उसके साथ साथ। एवोल्यूशन है भाई, एवोल्यूशन है। कोई भी चीज़ अगर चेंज की विलिंग नहीं है, डूड, द थिंग डाइज। रिजिडिटी की वही तो बात है, इफ यू आर रिजिड यू गोना डाई। चेंज जरूरी है यार। तभी तो कंफर्ट में अगर आप घुस गए हो तो चेंज वोंट हैपन। मतलब क्यों नहीं आई साइकोलॉजी में, साइकोएनालिसिस के बाद कोई भी ढंग की एडवांसमेंट? कंफर्ट की वजह से। यू डोंट चेंज इन कंफर्ट, यू डिसइंटीग्रेट इन कंफर्ट। कंफर्ट में तो यू डिस्ट्रॉय, क्योंकि कंफर्ट का सेंस होता है रिस्टोरेशन, पर कंफर्ट से रिस्टोरेशन थोड़े हो रहा है भाई। दिन में 17 घंटे रिस्टोरेशन नहीं होता है, रिस्टोरेशन 8 घंटे होता है ऑप्टिमली। बाकी काम तो इंसान की बॉडी करने के लिए बनी है भाई। इतने खरबों साल से हम लोग काम करे जा रहे थे, फिजिकल मूवमेंट, प्रेडेटर्स से फाइट कर रहे थे, और अब क्या सडनली हमको 24 घंटे का कंफर्ट चाहिए? हाउ स्टूपिड इट इज़ टू बिलीव दैट, हाउ स्टूपिड इट इज़ टू बिलीव कि हैप्पीनेस एक अच्छा गोल है। हैप्पीनेस कहाँ से अच्छा गोल है? हैप्पीनेस तो इल्यूजरी है। हैप्पीनेस है क्या तेरे लिए? तो कुछ और हैप्पीनेस है क्या? वही तो बात है, वही तो बात है। टेम्परेरी चीज़ों पे हमने वैल्यूज अटैच करी हुई है, सो इट्स गोना बी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि वो टेम्परेरी चीज़ है। हमको तो वो टेम्परेरीनेस को हटा के कुछ परमानेंट फंडामेंटल ढूंढना है, ताकि उस पर हम अपनी वैल्यू अटैच करें, उस परमानेंट पे, क्योंकि वो परमानेंट हमेशा रहेगा जब तक इंसान है। क्योंकि वो टेम्परेरी तो कल्चर के साथ भी बदलता है ना भाई। आज ये कपड़े कूल हैं, कल वो कपड़े कूल हैं भाई, उसमें थोड़ा आप अपनी वैल्यू लगाओगे, और लगाओगे तो फिर बुरा हाल है। क्या है आप? उस पर लगाओ ना जो परमानेंट है, जो चीज़ टिकी पड़ी है, जो चीज़ स्थिर है। अगर अनइवन ग्राउंड पे आप ये ट्राइपॉड रखोगे तो वो अनइवन ही तो होगा। तो वही है पॉडकास्ट एंड।